नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी पे टोटल आधारित प्रश्न बात करेंगे पर्यावरण से। टोटल एनसीईआरटी बुक पर ही सिर्फ बात होगी और यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि लास्ट में आप लोगों को टोटल यहाँ पे 15 प्रश्न रखे गए हैं, लेकिन पहले उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्या क्या आता है प्रश्न में और उसके उदाहरण के साथ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे जीवों के प्रकार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक हमारे भाई बहनों, आप लोगों के भाई बहन से यहाँ पे इससे लाभ उठा सके। तो हर प्रश्न को नोट करते चलिएगा क्योंकि हर प्रश्न अपने में बहुत ही उपयोगिता रखता है। तो यहाँ पे बात करेंगे एक कोशिकीय जीव से। पहले देखिए, जीवों के प्रकार में हम बात करेंगे एक कोशिकीय जीव से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कोशिकीय जीव किन्हें कहते हैं? देखिए, एक कोशिकीय जीव उन्हें कहते हैं जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिनका अलग अलग कोशिकाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल एक कोशिकाओं से बना होता है। और उसके अंतर्गत क्या आता है? अमीबा आता है, यूग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है। ये देखिए एक कोशिकी है। यहाँ पे देखिए पैरामीशियम आपके पैरों के आकार का होता है और यहाँ पे देखिए अमीबा जो पंजे के आकार का होता है, यानी हाथ के पंजे के आकार का। और यूग्लिना जो यूग्लिना होता है, ये देखिए मिर्ची के आकार का होता है। ये यूग्लिना जो है एक ऐसा जंतु है, जंतु भी इसे कह सकते हैं या फिर ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और यहाँ देखिए बहुकोशिकी इनके शरीर अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है, मतलब अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बहुकोशिकी कहते हैं। और आत्मपोषी कहते किसे हैं? देखिए, आत्मपोषी ऐसे जंतु को कहा जाता है जो भोजन स्वयं बनाते हैं। केवल युग्लिना है, देखिए केवल युग्लिना है जो आत्मपोषी होने का लक्षण पाया जाता है। आत्मपोषी होने का जो लक्षण केवल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो युग्लिना में पाया जाता है। याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बन जाए। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक से बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए बात करेंगे जीवों के प्रकार में। अगला हमारा चौथा आता है परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? सभी जंतु परपोषी होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। याद रखिएगा, परपोषी उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। और देखिए अंडयूज किसे कहते हैं? अंडा देने वाले जंतु को अंडयूज कहते हैं। जैसे भी देखिए ये प्रश्न बन चुका है आप लोगों का सीटेट में। जैसे कौन कौन आता है? छिपकली आता है, पक्षी, मेढक। ये देखिए ये अंडयूज जो अंडा देते हैं। याद रखिएगा, जरायु से भी प्रश्न बन चुके हैं। बच्चा देने वाला जरायु कहलाता है। जैसे क्या होता है? जैसे हाथी हो गया, मनुष्य हो गया, गाय, ये सब क्या है? बच्चे देते हैं, यानी बच्चे पैदा करते हैं। तो ये जरायुज के अंतर्गत आते हैं। और देखिए अकशेरुकी जंतु कौन आते हैं? देखिए जिनके शरीर पर अस्थियां नहीं होती, यानी जिनमें अस्थियां नहीं होती हैं, हड्डियां नहीं होती हैं, अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे केचुआ, दीमक, केकड़ा के देखिए ऊपर सल्क होता है, लेकिन भीतर क्या होती हैं? हड्डियां नहीं होती हैं। तो याद रखिएगा, केकड़ा भी आपका अकशेरुकी जंतु है, जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, केवल खोखलाई पाई जाती है, ऊपर का आवरण होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवों के प्रकार। देखिए जीवों के प्रकार के अंतर्गत कुछ और आते हैं। वहाँ पे अकशेरुकी था, यहाँ पे कशेरुकी जंतु किसे? जिसमें अस्थियों का कंकाल होता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता। याद रखिएगा, मनुष्य में क्या होता है? यहाँ पे देखिए हड्डियों का यह स्पंज बना होता है। ये देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? अस्थियों का निर्माण होता है। और एक दूसरे हड्डियाँ कभी कभी क्या आती हैं? बचपन में हड्डियाँ कम होती हैं, फिर बाल्यावस्था में अधिक हो जाती है, फिर शैशवावस्था में कुछ कम हो जाती हैं, क्योंकि कुछ हड्डियाँ जो होती हैं आपस में जुड़ भी जाती हैं। और स्तनधारी जंतु किसे कहते हैं? जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, वो बच्चे देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्तनधारी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाथी, हिरण, मनुष्य भी आ जाएगा, क्योंकि इससे भी सर पे बाल होते हैं और हाथों पे भी ये बाल होते हैं, शरीर पे भी ये बाल होते हैं, स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बनने चालू होंगे। हाथी। देखिए हाथी की विशेषता क्या है? हाथी की प्रेगनेंसी पीरियड जो होती है 12 महीने को होती है, 22 महीने को होती है। याद रखिएगा, सबसे लंबा यहाँ पे पीरियड किसका होता है? प्रेगनेंसी पीरियड। तो याद रखिएगा हाथी का होता है, जो कि 22 महीने का होता है। अब दूसरा देखिए, यह एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न बनने वाला है कितने झाड़ियाँ खा जाता है एक हाथी। तो यहाँ पे देखिए 100 केजी या उससे ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, जिसकी वजह से हाथी अपने शरीर को ठंडक पहुँचाता है। यानी हाथी क्या होता है? इनकी त्वचा जो होती है, देखिए जिनकी भी त्वचा ब्लैक होगी, जिनकी भी त्वचा क्या होगी? ब्लैक होगी, वो ऊर्जा का उत्सर्जन उतना ही अधिक करते हैं। वो इसलिए उन्हें क्या होती है? गर्मी होती है, पसीना होता है अधिक। तो उस पसीने और गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? ठंडक की तरफ भागते हैं। यही हाथी कार्य करता है कि कीचड़ और पानियों में रहना पसंद करता है, जिससे कि उनके शरीर को क्या हो? ठंडक पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 2 केजी होता है, यानी ये 2 कुंटल होता है, 200 केजी होता है, यानी 200 किलोग्राम होता है। और
अगर उसको हम क्विंटल में कन्वर्ट करें तो इनका कन्वर्ट जो होगा हमारा 2 क्विंटल होगा। और देखिए हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। देखिए हाथियों के झुंड जो होता है, कई झुंड होते हैं, उसमें कौन होता है, हथिनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। अब देखिए झुंड की बुजुर्ग हथनी सब झुंड का नेतृत्व करती है, जो कि मुखिया होती है। मुखिया होती है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, और इसका जो आयु होता है 40 से 50 साल होता है। जो हथनियाँ होती हैं इनका आयु जो होता है, हाथी जो होते हैं इनकी आयु जो होती है ये केवल 40 से 50 वर्ष तक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि यहाँ पे पिक्चर के साथ समझाने का प्रयास करेंगे आपको। देखिए अब बात करेंगे हाथी। देखिए हाथी में बात करेंगे नर हाथी लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु में अपने झुंड को छोड़कर अकेला रहना पसंद करता है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न यहाँ पे पुटअप हुआ था सीटेट में कि नर हाथी जो होता है यानी हाथियों के झुंड में उनके बच्चे कितने वर्ष के बाद अपना झुंड छोड़ देते हैं, ग्रुप छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा 14 से 15 वर्ष में छोड़ देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। और हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ होती हैं। और यहाँ पे देखिए हाथी का दिमाग मनुष्य से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। इसका दिमाग सबसे बड़ा होता है। देखिए अगर पृथ्वी पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा दिमाग किसका होता है जीवों में, तो यहाँ पे बात करेंगे कि हाथियों का होता है। और यहाँ पे देखिए मनुष्यों से कितना अधिक गुना बड़ा होता है, तो 3 गुना अधिक बड़ा होता है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे, कुछ अलग महत्वपूर्ण जानवरों के फैक्ट भी यहाँ पे रखे गए हैं जो कि आ सकते हैं पेपर में। हर प्रश्न को एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। 6 से लेकर 8 तक के जितने भी प्रश्न मिले हैं सभी को यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे देखिए पक्षियों के कान पंख से ढके होते हैं जो सुनने के काम आते हैं। याद रखिएगा, पक्षियों के जो कान होते हैं एकदम छिद्रनुमा होता है, जो कि क्या होता है, छिद्रनुमा होता है। और इनके यहाँ पे देखिए होता है, यहाँ पे ये होता है छिद्रनुमा, और पंखों से इनके ढके होते हैं जो सुनने के काम आते हैं। सभी लोगों को पता है कि कान जो होते हैं सुनने के कार्य में होता है उपयोग। और यहाँ पे देखिए छिपकली और मगरमच्छ के कान भी इसी तरह से। देखिए जो मगरमच्छ होता है और छिपकली होती है इनके भी कान एकदम छिद्र के नुमा होती हैं, दिखाई नहीं देता। आप मगरमच्छ का पिक्चर देख लीजिएगा, उसमें देखेंगे तो मगरमच्छ के कान दिखाई नहीं देंगे, एक छिद्र नुमा होता है। और यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक हम बात करेंगे कि पक्षियों के कान उनके सिर पर होते हैं। पक्षियों के कान कहाँ पर होते हैं, सिर पर होते हैं। वो दोनों अलग अलग दिशाओं में देखने और फोकस करने में मदद करते हैं। मतलब उनके सिर पर होती हैं, दोनों दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं और क्या करते हैं, उन्हें फोकस मतलब एक पे नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। और देखिए जानवरों के शरीर पर जो पैटर्न बना होता है वो उनके बालों के कारण दिखाई देता है। यानी ये याद रखिएगा, जो पक्षियों जो यहाँ पे जानवरों के जो शरीर पे पैटर्न बना होता है उनके बाल के कारण उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उसके कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे मधुमक्खी से भी प्रश्न बन चुका है, तो मधुमक्खियों से भी प्रश्न हम यहाँ पे रखे हैं। पहला यहाँ पे करा है कि मधुमक्खी अंडे अक्टूबर और दिसंबर के बीच में देते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा, अंडे देने का कार्य केवल रानी मधुमक्खी करती है। यानी जितने भी यहाँ पे मधुमक्खियों के जो छत्ते में अंडे होते हैं कौन देता है, रानी मधुमक्खी देती है। कौन देता है, रानी मधुमक्खी। उनका मुखिया होती है, क्वीन होती है। और यहाँ पे देखिए क्वीन भी। और यहाँ पे देखिए राजा मधुमक्खियों को कोई अन्य कार्य नहीं होता, राजा का कोई भी कार्य नहीं होता, केवल प्रजनन करने का कार्य होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, शहद इकट्ठा करने का कार्य नौकर मधुमक्खियाँ करती हैं। रानी जो होती है छत्ते में रहती है, याद रखिएगा। और नौकर मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे मधुमक्खी क्या करते हैं, शहद को इकट्ठा करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे बाघ से भी प्रश्न बन चुके हैं, तो प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे। यहाँ पे देखिए सभी लोग क्या करिए, एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे लाइक कर दीजिए, जो भाई बहन नहीं किए हैं अभी तक कर दिए हैं तो थैंक यू, और जो नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। अगर अभी नहीं शेयर कर रहे हैं तो लास्ट में कर दीजिएगा जैसे ही क्लास खत्म होगी। और यहाँ देखिए बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, याद रखिएगा। और दूसरा यहाँ पे करा कि ये अपने बच्चों को 2 से 3 वर्ष में छोड़ देता है। बाघ और यहाँ पे शेर, ये दोनों की खासियत ये है कि ये अपने बच्चों को क्या करते हैं, 2 से 3 वर्ष में छोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखिए यह अंधेरे में मनुष्यों से 6 गुना अधिक देखते हैं। मनुष्यों से कितना गुना अधिक देखते हैं, तो 6 गुना अधिक देखते हैं अंधेरे में। और यहाँ पे देखिए ये इन्हें अगर हम बात करें कि बताइए कौन जीवों को रात में कौन से कलर दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देते हैं। केवल मनुष्यों को छोड़कर सभी जीवों को क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं, इसे लिखा नहीं गया है, आप लोगों को बता दे रहे हैं। यह अपने इलाके का निर्धारण जो होता है मूत्र से करता है, यानी अपने मूत्र के द्वारा अपने इलाके का निर्धारण करता है। और दूसरा शेर जो होता है इनके इलाके में आता है, तो उस गंध से ये जान लेता है कि यहाँ पे दूसरे शेर की क्या है, यहाँ पे उपस्थित है शेर, इसलिए वो इलाका छोड़ के चला जाता है। और यहाँ पे देखिए बाघ का बच्चा 1.5 से 2.5 kg का होता है। बाघ का जो बच्चा होता है जन्म के समय 1.5 से 2.5 kg का होता है। अगले नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर क्या करिए, सभी लोग क्या करिए, एक बार इसको
नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छे बनते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सांप के दांत नुकीले होते हैं, ये अपना शिकार निकल जाता है। सांप के जो दांत होते हैं 2, याद रखिएगा, ऊपर के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, इंजेक्शन की नुमा आता है, और इंजेक्शन का निर्माण भी इन्हीं के दांतों से हुआ है। और बता दें कि ये अपने शिकार को क्या करते हैं, निगल जाते हैं, चबाते नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। उसमें से नाग है, करैथ है, यहाँ पे दुबैया है, अफीम है, अफाई है। अफाई अफाई का मतलब ये है कि ये भी एक सांप का प्रजाति है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। और दुबैया, करैत और नाग ये तो हमारे हर इलाके में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि भारत में केवल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। याद रखिएगा, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। यहाँ पे देखिए केचुआ, केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है। अगर हम लोग आपसे केचुओं को अगर यहाँ पे हटा दिया जाए, अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि किसानों का मित्र होता है, अगर केचुओं को हटाकर अगर हम कह दें यहाँ पे चूहा, सांप, मगरमच्छ या फिर बिल्ली, तो आप कहेंगे कि किसानों का मित्र केचुए के अलावा एक सांप होता है जो चूहों को खा जाता है खेतों में। तो याद रखिएगा केचुआ भी है किसान का मित्र और सांप भी है प्रश्न में अगर आ जाए तो। गिलहरी के आगे के दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए काटते और कुतरते रहते हैं। देखिए गिलहरी के जो दांत होते हैं, इनके आगे के दांत जो होते हैं बढ़ते रहते हैं, और इसी को खत्म करने के लिए, बराबर करने के लिए हमेशा कुदरते और काटते रहते हैं। अगर प्रश्न में गिलहरी और चूहा दोनों है तो आप गिलहरी को मारेंगे, अगर गिलहरी नहीं है, अगर चूहा है तो चूहे को भी मार सकते हैं। अब अगला हम बात करेंगे, चींटियां जब चलती हैं तो एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं जो उनके पीछे चलने वाली चींटियों को आगे चलने के लिए क्या करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, यानी आगे चलने के लिए बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से हमारा। अब प्रश्नों का सिलसिला जारी होगा, याद रखिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिनकी भी कठिनाई होगी यहाँ पे शेयर कर सकता है अपनी कठिनाइयों को। अब बता दें, अगर प्रश्नों को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप लोग रेडी हैं तो एक बार यस करिए, यस करिए, जल्दी से यस करिए कि आप लोग प्रश्नों को करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। अगर आवाज़ क्लियर जा रही है तो एक बार यस करिए, जल्दी से यस करिए तो आगे बढ़ा जा रहा है। जल्दी से शेयर, जल्दी से क्या करिए, जल्दी से यस करिए तो आगे बढ़ा जा रहा है। हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा 15 प्रश्न रखे गए हैं। कितना रखा गया है यहाँ पे 15, और आपका टारगेट कितना है, 12 प्रश्नों का है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले टॉपिक से, पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या करा है, उभयचर कहलाते हैं। उभयचर क्या कहलाते हैं, उभयचर देखिए, जलचर, नभचर, थलचर और उभयचर। उभयचर क्या होता है, देखिए पहला करा है कि थल पर रहने वाले, दूसरा करा है कि जल में रहने वाले, तीसरा जल और थल दोनों में रहने वाले, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, उभयचर किसे कहा जाता है, थल पर रहने वाले को कहा जाता है, जल में रहने वाले को कहा जाता है, या फिर जल और थल दोनों में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, क्या यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। उभयचर उन्हें कहते हैं जो हर जगह पे रहते हैं, यानी जल थल नभ दोनों में रहते हैं, तीनों में रहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पे जल और थल पे रहने वाले को उभयचर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रश्न पे जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दवा प्रदान करने वाले जंतु, देखिए दवा किनसे प्रदान होती है, किससे प्राप्त होती है, याद रखिएगा प्राप्त किससे होती है, सूअर की चर्बी से होती है, सार्क एवं का यहाँ पे व्हेल, यहाँ पे देखिए कार्ड मछली, कार्ड मछली कोई होती होगी, ये प्रश्न में था। तो सार्क एवं कार्ड मछली के तेल से। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है हमारा कि 1 और 2 दोनों, और चौथा करा है केचुआ। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाक दे कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग, फास्ट कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट फास्ट करिए सभी लोग, और लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, और शेयर तो करते नहीं हैं आप लोग, शेयर कर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा सूअर की चर्बी से भी दवा बनती है जो कि हमारी हड्डियों के लिए मजबूती का प्रदान करती है, कैल्शियम का प्रदान करती है। जिनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो इनके तेल, यहाँ पे चर्बियों से जो तेल प्राप्त होता है उससे। और सार्क और मछली, देखिए मछली के तेल से भी आपका क्या होता है, रोगों यहाँ पे जो दवा प्रदान की जाती है, जैसे रतौधी हो गया तो मछली के तेल से ही क्या होता है, आपकी रतौधी की दवा बनती है मछली के तेल से। और यहाँ पे देखिए जब दोनों हमारा सही तो राइट आंसर तीसरे पे जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, जो कि अब आप लोगों का टारगेट शुरू होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण पुटअप होने वाले हैं। देखिए चील, कौवा, गिद्ध की पर्यावरण में उपयोगिता है, यानी चील, कौवा, गिद्ध की किस प्रकार से हमारे पर्यावरण वातावरण में उपयोगिता है, सफाई करने के हेतु, भार ढोने के हेतु, चमड़ा हेतु, या फिर यहाँ पे करा दवा हेतु। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब प्रश्न आप लोगों का शुरू होगा जो कि कठिन होंगे। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा सफाई, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे जीव जंतु मर जाते हैं तो क्या करते हैं, चील खा जाते हैं, कौवे उन्हें नोच के खा जाते हैं, गिद्ध की प्रजाति बहुत ही कम हो गई है, लेकिन ये क्या करते हैं, गिद्ध को क्या कहा जाता है, हमारे सफाई कर्मी कहा जाता है। याद रखिएगा हमारे वातावरण का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है, लेकिन तीनों को शामिल कर दिया गया तो तीनों ही हमारे सही हैं। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए चौथा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एशियाई शेर भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, केरल में, गोवा में, गुजरात में, कर्नाटक में। राइट आंसर क्या होगा, ये प्रश्न तो आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए केरल में पाए जाते हैं,
गोवा में पाए जाते हैं या फिर गुजरात में पाए जाते हैं या फिर कर्नाटक में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा। जिनका जिनका भी तीसरा राइट आंसर आया गुजरात एकदम राइट है। 5वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए यहाँ पे करा है कि निम्न में से किस अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने यहाँ पे जीभ होगा, जीभ का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा जीभ का प्रयोग करते हैं कौन से, यानी कौन से, छिपकली जीभ का प्रयोग करता है शिकार को पकड़ने के लिए, मेढक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए जीभ होगा, याद रखिएगा जीभ होगा। यहाँ पे कौन सा जीव जो अपना शिकार पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करता है, जीभ का प्रयोग करता है, छिपकली मेढक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा दोनों, दोनों ही अपने जीभ का प्रयोग करते हैं, मेढक भी और छिपकली भी पकड़ने के लिए। एक बार आप ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, छिपकली को देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे अपने यहाँ पे 6ठे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बात करेंगे कि पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रश्न बन गया जो टॉपिक में आपका था। पहला यहाँ पे करा है कि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, दूसरा उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, तीसरा उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, और यहाँ पे चौथा करा है कि इनकी आंखें छोटी होती हैं। छोटी आंखें होने के कारण क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। क्या हो सकता है ऐसा, जिनकी छोटी होती है वही देख सकते हैं, जिनकी बड़ी होती है वो नहीं देख सकते हैं क्या? ये देखिए हमारा गलत है। इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ठीक है, यहाँ पे घूम सकती है इनकी आंखों की पुतली, ये इधर उधर नहीं राउंड कर सकती, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गलत है। और इनके सिर के दोनों तरफ होती है, देखिए हमने ऊपर ही बताया था कि इनकी आंखें जो होती हैं इनके सिर के दोनों ओर होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे सभी लोग कमेंट फास्ट करिए, क्योंकि प्रश्न की संख्या जो है 15 है। यहाँ पे देखिए बाज गिद्ध चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रश्न ये करा है, पहला करा है कि वे आसमान में उड़ते हैं, दूसरा ये बहुत तेज उड़ते हैं, तीसरा इनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है, और चौथा करा है ऊपरी सभी। अब देखिए यहाँ पे आप फंसेंगे, इस प्रश्न पे आप फंसेंगे। यहाँ पे देखिए केवल हमें बात करना है ये बाज गिद्ध, देखिए ये आसमान में उड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे बात किया है हमारा कि ये आसमान में उड़ते हैं। या फिर बताइए चौथा सही होगा, या फिर हमारा यहाँ पे सही होगा तीसरा, या फिर सही होगा ये देखिए दूसरा, पहला दूसरा। तो इसमें से देखिए सभी तो सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, बाज गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। दूर से मतलब अगर बैठे हैं तभी देख लेंगे, उड़ रहे हैं तभी देख लेंगे। देखिए ये आसमान में उड़ते हैं, सही है कि बाज गिद्ध चील आसमान में उड़ते हैं, लेकिन बात क्या है, शिकार को देख सकते हैं क्या? शिकार को बैठकर नहीं देख सकता है। एनसीईआरटी ने किसे माना है? एनसीईआरटी ने तीसरे को माना है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी ने तीसरे सीधे से इनकी दृष्टि मनुष्यों से 4 गुना अधिक तेज होती है, याद रखिएगा 4 गुना अधिक तेज होती है। इस कारण ये क्या करते हैं, दूर से ही देख लेते हैं। दूर से देखने की बात किया है, न कि इनकी विशेषता पूछा है। अगर विशेषता पूछती कि चील और गिद्ध और यहाँ पे बाज की विशेषता क्या है, तब आप उपयुक्त सभी मारते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, अपने शिकार को दूर से देख लेते हैं। कैसे देखते हैं, इन्हें अधिक दिखाई देता है तभी तो। राइट आंसर एनसीईआरटी ने क्या माना, हमने पहले ही कहा कि आज के जो प्रश्न है एनसीईआरटी के प्रश्न पे यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्या है विद्यमान है। तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे दूर से देखने की बात क्या है, न कि इनकी विशेषता पूछा। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। हमने कहा था आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे, यहाँ पे चौथा हमारा नहीं होगा। अगर हम लोग अपने अकॉर्डिंग माने तो यहाँ पे देखिए जो ये दोनों आसमान में भी उड़ते हैं, ये बहुत तेज भी उड़ते हैं, याद रखिएगा। हम चौथा भी मार सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने हमारा यहाँ पे तीसरा माना है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, देखिए 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं, यानी हम किसी पक्षी को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। यानी जो हम देखते हैं पक्षियों का अवलोकन करते हैं, मतलब पक्षियों को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि पक्षियाँ जो होती हैं अपने गर्दन हमेशा बार बार इधर उधर हिलाते रहते हैं। इसका कारण है कि देखिए पहला, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस करती है। और दूसरा करा है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तीसरा करा है कि इनके कान ढके होते हैं और वो उड़ सकते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। देखिए पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, मनुष्यों के होते हैं, जीवों के होते हैं, गाय पशु सबके 2 नेत्र होते हैं, किसी के 4 नेत्र धरती पे नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है कि 8वां राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के दूसरे के साथ जाएगा। इन अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं। स्थिर का मतलब ये एक जगह होते हैं। ये क्या करते हैं, इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, याद रखिएगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक समय फोकस करने के लिए करते हैं, याद रखेगा शेर बाघ एक ऐसा जीव, या यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं थोड़ा सा उदाहरण के साथ। देखिए शेर जो यहाँ पे देखिए शेर होते हैं, याद रखिएगा शेर और बाघ जो होते हैं, इनके कान जो होते हैं ये अलग अलग दिशाओं को एक साथ
कन्वर्ट करके एक साथ सोचने के अपने मस्तिष्क में विद्यमान कर लेते हैं कि अलग अलग दिशाओं में जो आवाज़ें निकल रही हैं इनको क्या करते हैं, एक साथ समाहित कर लेते हैं, एक साथ बटोर लेते हैं, इकट्ठा करके ये अंतर्भाव लेते हैं। यहाँ पे इनके कानों की विशेषता होती है शेर बाघों की, यहाँ पे पक्षियों की पूछा है तो वो गलत है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए बात क्या है हमारा कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्न में से विशेषता पाई जाती है। नीचे जो दिए गए हैं यहाँ पे छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप में कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ पे पहला करा है कि इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, ये अंडा देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि और जल दोनों पे रहते हैं। अब देखिए बात करेंगे जो सांप होता है इसको तो हम मान सकते हैं, सांप अगर दिया है नाग की प्रजाति है, कछुआ है, इन दोनों को तो मान लीजिए। यहाँ पे सांप को भी रखा जाए अगर तो हम मान सकते हैं कि जल में रहता है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे छिपकली की, छिपकली और सांप को माने तो ये जहरीले हो सकते हैं। कछुआ भी अधिकतर हो सकता है जहरीला हो सकता है, लेकिन गौरैया जहरीला नहीं हो सकती है क्योंकि ये पक्षी है। याद रखिएगा इनमें विशेषता ये है कि ये सभी अंडे देते हैं। राइट आंसर जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कछुए के सल्क से ढकी होती है लेकिन यहाँ पे और पक्षियों की नहीं होती है। यहाँ पे बात करेंगे 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां कितने लोगों का सही होता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में हर साल आया है और हर साल पूछा भी जाता है सीटेट में। यहाँ पे बात किया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ की पाई जाती है। दोनों देखिए शेर और बाघ की विशेषता क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, याद रखिएगा। यानी दोनों में समान क्या है, पहला दोनों की दृष्टि मनुष्यों से 6 गुना अधिक होती है, यानी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा करा है दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगाते हैं, और यहाँ पे तीसरा करा है दोनों की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, और चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 10वें का, जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर होगा हमारा। देखिए 10वें का जो राइट आंसर जाएगा सभी के साथ जाएगा, उपयुक्त सभी, याद रखिएगा उपयुक्त सभी जाएगा। अब बता देते हैं कि मनुष्यों की तुलना में ये जो पक्षियाँ होती हैं और ये शेर होते हैं, शेर बाघ जो यहाँ पे होते हैं, गिद्ध, शेर बाघ, चीता जो होते हैं मनुष्यों की तुलना में 6 गुना देखते हैं, और पक्षियाँ जो होते हैं 4 गुना अधिक देखते हैं, और इनकी दहाड़ जो होती है 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, और ये अपनी मूँछों के द्वारा शिकार का पता लगा देते हैं। हवा चलती है तो उसके आधार से क्या करते हैं, पता लगा देते हैं। अब आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिए 2 आँख 2 कान, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे 2 पैर और 2 यहाँ पे कान, 2 पैर 2 पैर 2 कान, ये जिनके भी हैं याद रखिएगा इनको क्या होते हैं 4, यहाँ पे 4 गुना अधिक दिखाई देते हैं। ये किसकी है, पक्षियों की विशेषता है। अब बात करेंगे शेर की, 4 पैर 2 कान, 4 पैर 2 कान, यहाँ पे कान भी रख सकते हैं या फिर आँख रख दीजिए, सबसे सिंपल है क्योंकि देखने का बात हो रहा है। तो 2 पैर 2 आँख, ये 4 हुआ, ये किसकी है, पक्षियों की विशेषता है, याद रखिएगा पक्षियों की। और 4 पैर और 2 आँख जिनकी भी है इनकी 6 गुना अधिक देखने से विशेषता होती है, ये बाघ और शेर से निर्धारित होता है। याद रखिएगा यहाँ पे सीधे सीधे लिख लीजिए आप लोग, 2 पैर 2 आँख, यहाँ पे 4 हुआ, ये किसकी है, पक्षियों की विशेषता है। और अगर बात करें यहाँ पे हम लोग 4 पैर और 2 आँख, ये किसकी 6 गुना हुई, ये किसकी है, यहाँ पे जानवरों की, याद रखिएगा जानवरों से होंगी, याद रखिएगा। इतना नोट कर लीजिए आप लोग क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ट्रिक है तो ट्रिक को आप लोग फॉलो करिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है, 11वें का बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका, कई बार हद से ज़्यादा ये प्रश्न आता है, हर साल आता है। बगुला भैंस पर बैठता है, और यहाँ पे देखिए बगुला भैंस को डराने के लिए बैठता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। और चौथा बस, यहाँ पे करा है कि बगुला, यहाँ पे बस बगुले को एक स्थान पर, ये देखिए भैंस, ये भैंस होगा, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, बिना समय गवाए हुए हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है यानी अधिक होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने व ध्वनि में घास पर चलने जानवरों के ध्वनि में अंतर कर लेता है, कुत्ता, गिद्ध, बाघ, रेशम का कीड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए कुत्ता होगा या फिर गिद्ध होगा या फिर बाघ होगा या फिर देखिए यहाँ पे रेशम का कीड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इन दोनों की, तो अगर यहाँ पे बात करता कि अगर यहाँ पे गिद्ध नहीं होता तब बाघ होता, अगर बाघ नहीं होता तो गिद्ध होता, लेकिन अगर दोनों दिया है तो आप मानेंगे तीसरे को, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में सीधे सीधे बाघ को दिया है, दोनों को शामिल करके बाघ को दिया है, दोनों की विशेषता है, लेकिन यहाँ पे बात किया है हमारा यहाँ पे बाघ की होगी। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां का प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए 13 का ये करा है कि निम्नलिखित में से किसकी विशेषता बरगद, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। नहीं की बात क्या है, किसकी नहीं है, यहाँ पे पहला करा है जड़ शाखाओं से नीचे लटकी रहती है, और दूसरा यहाँ पे करा है कि सॉरी इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, और यहाँ पे तीसरा करा है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, और चौथा करा है कि जड़ें
खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं। तो 13वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि 13वें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर यहाँ पे नहीं की बात किया है, क्या कि नहीं है। यहाँ पे देखिए सभी लोगों को पता है कि भोजन का क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? जड़ें अवशोषित करते हैं। भंडारण का काम क्या होती है? उनकी शाखाओं का होता है, जो कि अपने अपने अलग अलग जगहों पर पहुँचाता है। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए शाखाओं से लटकी होती हैं। जो यहाँ पे बरगद का पेड़ होता है, जो बरगद का पेड़ होता है, याद रखिएगा, इनकी जो यहाँ पे शाखाएं होती हैं, इनसे जड़ें यहाँ पे रेशाएं निकल रहती हैं। इसी के कारण क्या होता है? ये स्तंभ का भी कार्य करते हैं। तो हमारा दूसरा भी सही होगा और यहाँ पे चौथा भी सही होगा और पहला भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14वां प्रश्न क्या करा है हमारा। देखिए 14वां प्रश्न ये करा है कि रेगिस्तान ओक यहाँ पे करा है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। ओक एक रेगिस्तानी पेड़ है जिसका नाम है ओक, और जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। और कह रहा है इस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना अधिक होती है। ओक का जो वृक्ष होता है ये जमीन की उस गहराई तक जाती है जहाँ तक पानी न मिल सके तब तक जाती हैं, और इसकी जो जड़ें होती हैं इसकी ऊंचाई पेड़ की लगभग 30 गुना होती है। और ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, रूस में पाया जाता है, अबू धाबी में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? देखिए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 14 के, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है। आप लोगों के लिए रखा गया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और यहाँ पे देखिए हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथियों के विषय में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। वयस्क हाथी एक दिन में 1 से 2 कुंटल से अधिक पत्ते वो झाड़ियाँ खा जाता है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार समानतः 2 क्विंटल होता है। तो राइट आंसर क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने लोगों का सही होता है। और कल का उत्तर अभी बताया जा रहा है, और अपना अकाउंट जो आपका अकाउंट किए हैं नंबर बता दीजिएगा कितने लोगों को कितना सही हुआ है। एकदम ईमानदारी से बताइएगा कि कितने लोगों को कितना सही हुआ है। तो 15 का आंसर जरूर बताइएगा कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। कि हाथियों के विषय में नीचे दिया कथन कौन सा सही है, तो बता दीजिएगा और बता दें कि उत्तर कल के कितने लोगों का सही हुआ है। देखिए वैष्णव जी का आ गया है कि 12वें का जो उत्तर था पहला था साध्य और साधन, यानी साधन और साध्य था। यानी जो साधुओं का यहाँ पे साधन है, यानी भाषा जो है एक साधन होता है, सभी लोगों को पता है, बोलने का एक साधन होता है। और यहाँ पूजा जी का भी यहाँ पे देखिए आया है, 12 का पहला आया है। छाया वर्मा जी का भी पहला आया था, और अनिता वर्मा जी का भी यहाँ पे पहला आया था। और दिलीप कुमार जी का भी यहाँ पे देखिए कल का उत्तर जो आया था 12 का पहला आया था। और वैष्णव जी का भी 12 का पहला आया, जो कि सही है, साधन और साध्य है। और यहाँ पे देखिए विनीता जी का 11 का आया है, जबकि ये 12 का प्रश्न चल रहा है। और यहाँ पे देखिए 11 का भी बताएं, हो सकता है इनकी लेट थी क्लास। और यहाँ पे देखिए रिया जी का भी आ गया है, यहाँ पे 12 का दूसरा आया, पहला आया है, जो कि सही है, साधन और साध्य है। और दिलीप कुमार जी वेरी नाइस क्लास थी। आप लोगों के अब ऐसे ही क्लास चलाया जाएगा ताकि आप लोगों को हर एक नोट से पता चले कि कैसे प्रश्न आते हैं और उसका मतलब क्या होता है। और दिलीप कुमार जी ने कहा है थैंक यू, आपको भी थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं, दिलीप कुमार जी का यहाँ पे देखिए फिर कहा है। और यहाँ पे दीपा सिंह का जी यहाँ पे देखिए 12 का पहला आया, जो कि सही है, साधन और साध्य है। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी ने फिर कहा है थैंक यू। और अर्चना मिश्रा जी का भी देखिए यहाँ पे अर्चना मिश्रा जी का यहाँ पे आ गया है, यानी उन्होंने कहा है कि इनका सही हुआ है आज का स्कोर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जिनका वहाँ पे कमेंट बॉक्स कमेंट चैट में आया था, मतलब क्लास होने के बाद जो कमेंट चैट होती है इसमें आया था। और यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, ऋतिक जी ने कहा, जो कि बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए बनाया जाता है, ताकि आप लोगों को हर एक प्रयास जारी रखा जाता है कि आप लोग किस तरीके से सीखना चाहते हैं। अमेजिंग क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए रिया जी का यहाँ पे 3 गलत हुए हैं, आज आप लोगों का 3 गलत हुआ, यानी 15 में से 3, यानी 12 में से 3 गलत हुआ, यानी आप लोगों का स्कोर पहुँच नहीं पाया है आज आपका। तो हमने पहले ही कहा था आज के प्रश्न हार्ड होने वाले थे, तो आज की भी बता दीजिएगा आप लोगों को कैसे है। ऐसे ही पढ़ाइए सर, ऐसे ही अब आप लोगों को चलेगा क्लास, क्योंकि हर एक वाक्य को आप लोगों को समझना बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे विजय पांडे जी का देखिए 12 का पहला है, साधन और साध्य। याद रखिएगा कहीं भी प्रश्न में पहले साधन और साध्य आ जाए तो ट्रिक है, साधन पहले होगा साध्य बाद में होगा। इसे देखकर तुरंत गलत मत करिएगा, तुरंत सही कर दीजिएगा। 2 नंबर मैंने यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे इन्होंने लाइक कर दिया था पूजा जी से पहले, तो पूजा जी का पहले आया था, फिर रिया जी का आया था, फिर इसके बाद विनीता जी का आया था। सरिता जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है कि 12 का पहला सही होगा, जो कि सही है। वंदना जी का भी यहाँ पे 12 का दूसरा आया, जो कि ये गलत है, दूसरा नहीं होगा, साधन और साध्य होगा, पहला सही था। और यहाँ पे आगे बताते हैं, पूजा जी का यहाँ पे पहला आया, जो कि सही है। वैष्णव जी का भी देखिए यहाँ पे 12 का पहला है, जो कि सही है, साधन और साध्य होगा। और यहाँ पे देखिए इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिकता जी बता रहे हैं कि यस, जो भी कहा है तो कहा होंगे किसी के लिए भी। और यहाँ पे विनीता जी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए गुलशन जी का भी आ गया है कि 12 का पहला सही होगा, जो कि साधन और साध्य होगा। जहाँ पे भी साधन पहले और साध्य बाद में आए तो तुरंत राइट कर दीजिएगा। और यहाँ विनीता जी का मेरा 1 गलत हुआ है, यानी आपका 11 सही हुआ है आज की क्लास में, कल की क्लास में। तो आज अपना स्कोर बता दीजिएगा। विनीता कुमारी जी का देखा मेरा 1 गलत हुआ था, आपने बताया है अभी अभी। और यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी का यहाँ पे
थर्ड हमने ओके किया था, मतलब तीसरे नंबर पे इन्होंने ओके किया था आरती पांडे, यानी यहाँ पे संजय जी ने किया था तीसरे नंबर पे, और यहाँ पे ऋतिक जी का यहाँ पे पहला आया जो कि सही है। और बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं पूजा जी के सबसे, यहाँ पे आज हमने सबसे पहले लाइक किया था, हाँ हमने देखा था सबसे पहले आपका लाइक आता था, और आज की क्लास सबसे यहाँ पे क्लियर थी, यानी आज की पिक्चर सही थी, नेटवर्क सही नहीं होता था तो वैसे ही आता है। और उत्तर नीचे दिए गए हैं, और बता दीजिएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग अपने अपने ग्रुपों में, शेयर न करना न भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। और लोड कर लीजिए, जहाँ तक हो सके वीडियो को लोड करिए, लोड करके फिर से देख कर उसे उसे क्या करिए, प्रश्न को लिखिए। लिखने से आप लोगों को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास होगा, तो अभ्यास होगा तो सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो आज की क्लास एनसीईआरटी पे थी, ईवीएस की, आप लोगों को कैसी लगी एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ऐसे ही क्लास चलाई जाए या फिर अलग तरीके से जैसे चलाई जाती थी वैसे चलाई जाए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।